मैं अजय वर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा। बिहार की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपको रूबरू कराने हम अपने साथ लाए हैं एक वरिष्ठ पत्रकार पटना से, शिवाजी। ये यूएनआई के ब्यूरो प्रमुख हैं वहाँ, और पूरे बिहार का दौरा पॉलिटिकल, सोशल या और भी स्टोरीज़ के लिए ये करते रहते हैं। तो आज इन्हीं से हम जाने कि बिहार की ताज़ा तरीन खबरें और आज की हालात क्या है वहाँ, खास करके वीडियो पॉलिटिक्स और वीडियो का जो कंटेस्ट चल रहा है दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच, उस पर हम जाने। तो शिवाजी से ही आप बेहतर, मैं तो बेहतर समझता हूँ कि शिवाजी ही आपको इसके बारे में बताएं। शिवाजी, नमस्कार। नमस्कार। आज हम आपके साथ जुड़े हैं खासकर बिहार के हालात पे आपकी राय को जानने के लिए, क्योंकि अब एक साल बच गया है, नवंबर अगले साल चुनाव भी है, और तरह तरह की चीज़ों से दिल्ली के लोग वाकिफ़ हो रहे हैं बिहार के बारे में। खास करके वो जो वीडियो का मामला चला है ना, तेजस्वी और जेडीयू के बीच, एक दूसरे के बीच जो कंटेस्ट चल रहा है, उस पर आप थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स का ध्यान आकर्षित करें और बताएं कि मामला क्या है और इसका असर क्या होगा। अब जब चुनाव नज़दीक है तो लोग अपनी हर कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से अपने मतदाता को अपनी ओर आकर्षित किया जाए। इसी कोशिश में ये बार बार नीतीश कुमार जब ये बयान देते हैं कि अब जो है वो वापस भाजपा का साथ नहीं छोड़ेंगे और वापस आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे, तो ये अपने मतदाता को भरोसा दिलाना चाहते हैं या एनडीए के वोटर्स जो हैं उसको विश्वास दिलाने के लिए ये इस तरह की बात करते हैं। दूसरा उसका असर, क्योंकि ये बार बार ये अपनी तरफ से सफाई देते हैं, तो दूसरी तरफ ये रिएक्शन होता है कि भाई उनको कौन ले रहा है। उसमें ही एक तेजस्वी ने ये वीडियो का मामला तब आया जब सरकार के एक मंत्री अशोक चौधरी ने ये दावा किया और चुनौती दी कि भाई अगर आपके पास कोई ये अगर गिड़गिड़ाए थे नीतीश कुमार, तो आप उसका कोई सबूत है आप दिखाइए, वीडियो दिखाइए। तो उस पर उस चुनौती को स्वीकार करके आरजेडी ने वो एक वीडियो रिलीज कर दिया। उस वीडियो में जो उस वीडियो में जो दिख रहा है कि नीतीश कुमार जो है राबड़ी देवी के सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, स्वाभाविक है। नीतीश कुमार तो नीतीश कुमार जो है वो लगातार आरजेडी पे हमलावर हैं। तो और दूसरी ओर जो है वो तेजस्वी जो हैं वो अपना चाहते हैं कि वो नीतीश कुमार की छवि जो है जिस तरह से उनकी बनी हुई है अभी अब बिहार में पलटू राम वाली छवि, उससे उसका लाभ उठाया जा सके। तो उस कारण से वो वीडियो वाली बात सामने आ गई, और जो बहुत ज़्यादा उसका राजनीतिक महत्व नहीं है, क्योंकि भाई पॉलिटिशियन जो है एक नीतीश कुमार जो उनका स्वभाव है विनम्र स्वभाव के हैं, वो बहुत कभी कभी आजकल वो थोड़ा उनकी बातों में तल्खियाँ दिखती हैं वो तो, मगर ऐसे आम तौर पर वो बहुत ही सज्जनता पूर्वक विनम्रता पूर्वक जो है वो अपनी बातों को रखते हैं। तो वो जो हाथ जोड़ करके उस तरह से ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जिसको जैसे अगर तेजस्वी भी देखें तो तेजस्वी पहले नीतीश कुमार के खिलाफ बहुत ही आक्रामक तरीके से अपनी बातों को रखते थे। पर आप देखेंगे कि फिर जिस समय दोबारा जब नीतीश कुमार उनके साथ आए तो सार्वजनिक तौर पर जब शपथ लेने के तुरंत बाद वो उनके पैरों को छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। तो ये बहुत राजनीति में इस तरह का दोनों तरफ से जो ये हो रहा है, हमला हो रहा है, ये बहुत इसके पब्लिक पे इसका बहुत कोई असर नहीं दिखता है। ये एक अपने कुछ जो समर्थक हैं, जो अपने कार्यकर्ता हैं, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए लोग इस तरह की बात कर दें, पर पब्लिक को बहुत इन सब चीज़ों से बहुत कोई इंटरेस्ट नहीं है। शिवाजी जी, आपका बिहार के राजनीति से बहुत पुराना नाता रहा है, यानी कि मीडिया के तौर पे आप वर्षों से बिहार को कवर करते आए। क्या लग रहा है बिहार, ये जो उठा पटक, तरह तरह के नाम दिए जाते हैं एक दूसरे को, वीडियोस रिलीज किए जा रहे हैं,
और वो नए मुद्दे भी आ गए हैं। एक तो जाति गणना, दूसरा लैंड सर्वे। ये सारी चीजें इलेक्शंस के नजदीक में जो आती हैं ना चीजें, गठबंधन क्या रहेगा बीजेपी का, या फिर उसमें भी लगता है कि इस बार कुछ बदलाव आएगा? और क्या लगता है आपको? आपकी नजर से हम जानना, आपकी नजर से हम देखना चाहते हैं और आपके विचारों को जानना चाहते हैं बिहार की राजनीति। अभी जिस तरह की राजनीति यहाँ पे हो रही है उसमें देखिए नीतीश कुमार एक बहुत उनकी ताकत पहले जैसी तो नहीं रही, पर इतनी ताकत कमजोर भी नहीं हो गई है कि उनको इग्नोर किया जा सके। बिहार की राजनीति में वो जिस ओर बैठे जाएंगे उसका पलड़ा भारी हो जाता है। तो नीतीश कुमार का कोई इग्नोर नहीं किया जा सकता है। आज के उन्होंने अपना एक वोट बैंक बना लिया है और इसलिए जो है वो नीतीश कुमार को हमेशा देखिएगा कि एक केंद्र बिंदु बने हुए हैं पिछले 25-30 सालों से जो है वो बिहार की राजनीति में। तो नीतीश कुमार को लेकर के पक्ष और विपक्ष के लोग दोनों मतलब वो हमेशा कहीं ना कहीं वो राजनीति में बने रहते हैं, सुर्खियों में रहते हैं। तो अभी जैसे आप अभी जो चुनाव का अब 1 साल करीब समय रह गया है, तो स्वाभाविक है कि लोग एक दूसरे के खिलाफ में बोलेंगे और हमला करेंगे और कोई वीक पॉइंट जहाँ मिलता है तो उस पर हमला करते हैं। और जहाँ तक आपने कहा कि गठबंधन का क्या होगा, तो ये गठबंधन अभी तो जो दिख रहा है, जिस तरह की स्थिति दिख रही है, उसमें ये गठबंधन अभी नहीं लगता है कि ये टूटने वाला है। और आप अगर देखें कि 2 बार पिछले जो गठबंधन टूटा भी था, उसको अगर बहुत गहराई से उसका अगर विश्लेषण करेंगे तो आप देखेंगे कि जो इन लोगों के जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन रहा है वो मतलब एक नेचुरल गठबंधन है, स्वाभाविक गठबंधन रहा था। और टूटी मतलब ये इन दोनों का रिश्ता जो टूटा कैसे, अगर उस पर गौर करेंगे जो पहली बार तो लालू प्रसाद यादव लगातार प्रशासनिक मामलों में हस्तक्षेप करना चाह रहे थे और इसका प्रमाण वो कई बार अधिकारियों को वो कहते थे कि आप हमको डायरेक्ट जो है विधि व्यवस्था किसी तरह का मामला आता है तो आप हमसे सीधा संपर्क कीजिए। नीतीश कुमार कभी भी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो नीतीश कुमार ने उस समय, आपको लग रहा होगा कि तेजस्वी पर जो हमला हुआ था और सुशील कुमार मोदी ने जो जिस तरह से हमला किया, आप देखेंगे सच्चाई है कि सुशील कुमार मोदी के पास, सुशील कुमार मोदी लगातार कहते रहे कि जो लैंड जो स्कैम जो था, वो जो नौकरी के बदले में जमीन लिखवाने वाली बात जो हुई थी, वो उसका सारा दस्तावेज जो है वो ललन सिंह पे आरोप लगा कि ललन सिंह ने ही वो सुशील कुमार मोदी को और मुहैया कराया था। तो इसके कारण बिल्कुल उपलब्ध कराया, जिसके कारण जो है वो हमला हुआ। मगर इसके पीछे वास्तविक कारण वो सब कब कराया गया, उसके पीछे अगर देखिएगा तो जब वो लालू प्रसाद यादव प्रशासनिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगे तो ये नीतीश कुमार बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो रास्ता ढूंढने लगे कि किस तरह से निकलना है। उनके जो समर्थक हैं, उनके जो करीबी हैं, वो भी जानते हैं कि नीतीश कुमार जब किसी संबंध जब जोड़ते हैं तो वो मतलब किसी से जो संबंध जोड़ने के पहले एग्जिट का प्लान जो है वो बना लेते हैं। तो वो मौका ढूंढ रहे थे और वो मौका इस तरह से मिला और वो वहां से निकल गए। दूसरी बार आप देखेंगे, दूसरी बार भी वो जो था वो इसी तरह से जब देखे कि वहां पर बार बार इनके कामों का श्रेय जो है वो लेना चाह रहे थे तेजस्वी यादव। तो ये सब चीजों जब देखिएगा कि नौकरी के बदल जो बेरोजगारी का मामला जो आया था, बेरोजगार लोगों को नौकरी देने की बात हो रही थी, 10 लाख का वादा किया था तेजस्वी ने, पर जब सरकार जब बनी तो पहला जो 15 अगस्त को ही भाषण में नीतीश कुमार ने ये कह दिया कि हम 10 लाख नहीं, हम 20 लाख लोगों को रोजगार और नौकरी देंगे। तो इस तरह से ये चला और उसके बाद जब नौकरी जब देने शिविर लगाकर नौकरी जब दी जाने लगी तो उस समय जो है तेजस्वी जब श्रेय लेने लगे तो ये नीतीश कुमार को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और नीतीश कुमार जो गठबंधन तोड़कर बाहर निकल गए। और इनको लगा कि जो बीजेपी जो है, बीजेपी के साथ जो है, और ये अनुभव जो है उनको ये महसूस हुआ कि जो है बीजेपी के साथ जो है वो इस तरह की बात, बीजेपी जो है ठीक है, दूसरा जो कार्यकाल रहा था उसमें फिर जो है आप देखेंगे तो ये संबंध जो टूटा था वो विजय यादव के व्यवहार
और कई जो जिस तरह से अटैक नीतीश कुमार को लेकर के वो कर चुके थे, तो वो सब कई चीज़ों को लेकर के वो असहज महसूस कर रहे थे गठबंधन में। इन सब कारणों से रिश्ता टूटा था। अगर ये बीजेपी अगर पहले मोदी वाला जो कार्यकाल था, मोदी के साथ जो था, सुशील मोदी के साथ, तो उस तरह का रहता तो शायद ये गठबंधन दूसरी बार नहीं टूटता। पर जो है वो उस कारण से टूटा और अब बीजेपी भी ये समझ गई है कि उस तरह से हम नीतीश कुमार को किस तरह से हम मतलब कितना हम उन पर अटैक कर सकते हैं, कितना श्रेय लेना, वो जो उनकी वो जिस चीज़ों पे वो चाहते हैं कि वो चीज़ मेरे इस मामलों में हस्तक्षेप न हो, जिस चीज़ का वो श्रेय लेना चाहते हैं, जिस चीज़ को वो चाहते हैं कि मेरे नेतृत्व मेरे चेहरे पे चुनाव हुआ है, तो वो सब चीज़ वो उनको श्रेय मिलना चाहिए। सो स्वाभाविक है कि ये और बीजेपी को ये सब समझ में बात आ गई और बीजेपी जो है इस बार वो उस तरह से फिर अब वो मुद्रा जो है अटैकिंग जो इनका रहता था पिछली बार, वो अब नहीं है। तो मिलजुल करके दोनों अच्छी तरह से अब सरकार यहाँ पे लोग चला रहे हैं, जिसमें अभी गठबंधन में किसी तरह के खटपट जो है वो दिख नहीं रहा है। और अब जहाँ तक आपने बताया ये लैंड सर्वे का, तो लैंड सर्वे वाले मामले में एक थोड़ा सा है कि भाई वो तो थोड़ा इनके लिए अभी थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जमीन पर जब बात जब जा गई है तो आपस में वहाँ पे गांव-गांव में भाई भाई में बहनों को हिस्से देने की बात हो रही है। तो ये उसके कारण मतलब परिवार में जो है वो कलह की स्थिति उत्पन्न हो गई है और इसको बर्दाश्त थोड़ा-सा जो है वो कहीं ये इनके लिए मुश्किल ना हो, इसको देख कर करके थोड़ा हो सकता है कि अभी ये भी विचार हो रहा है कि इसको कुछ दिनों के लिए टाल दिया जाए, पर अभी तक की कोई इस पे निर्णय नहीं हुआ है। देखते हैं क्या होता है। नहीं, ये जो लैंड सर्वे का मुद्दा है उस पर मैं देखिए आमतौर पे कहा ही जाता है कि जोरू और जमीन, राजनीति में भी उसका असर पड़ता है। इलेक्शंस आ रहा है और इसी टाइम पे एडवांटेज लेने की भी कोशिश होगी इसकी, या फिर इसका असर भी पड़ेगा पॉलिटिक्स पे क्योंकि जब भाई भाई लड़ रहा है, कास्ट का इक्वेशंस भी वहाँ थोड़ा बहुत, सोशल इंजीनियरिंग भी कहीं एक ताक पे रख दिया जाएगा। और ऐसा जिस तरीके का लैंड सर्वे की बात चल रही है, सितंबर आ गया, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले सर्दियों में गांव में भी लिहाफ और कंबल की ज़रूरत ना पड़े, इतनी गर्मी हो जाए। इस पे खासकर आप, क्योंकि आप तो दौरा करते रहते हैं, खबरें आपके पास आती रहती हैं, क्या है मुद्दा, क्या इसका असर पड़ेगा? और इस पे सरकार पर्टिकुलरली गवर्नमेंट क्या इसका फायदा और इसको पॉलिटिकली भंजाने की कोशिश भी हो रही है क्या? देखिए जमीन जो है सही है कि जमीन का जो मामला है वो लॉ एंड ऑर्डर किससे जुड़ा हुआ मामला होता है और इसमें 80% जो मामला है लॉ एंड ऑर्डर का होता है वो जमीन से जुड़ा ही होता है। तो जो समस्या है वो जमीन विवाद के कारण ही ज़्यादा घटनाएं होती हैं बिहार में। तो और उसपे अब ये है कि नीतीश कुमार की एक सोच रही, बहुत दिनों से ये चाह रहे थे कि ये अगर बिहार में विधि व्यवस्था को ठीक करके रखना है और ये तो हमको ज़मीन से जुड़े मामलों को निपटाना होगा और इस उनकी पूरी कोशिश रही है इसमें और कई बार वो प्रयास भी करते रहे। पर अब जब ज़मीन पर अब सर्वे का काम शुरू हुआ है, तो उसमें एक दिक्कत ये आ रही है कि कुछ ये एक तरह से अफ़वाह फैला दिया गया है कि जिसके अगर कागज़ात जिसके पास नहीं है या किसी बँटवारा जो है मौखिक हुआ है, तो उसको नहीं माना जाएगा और उसके बाद जो है वो ज़मीन जो है वो सरकार वापस ले लेगी, सरकार क्या हो जाएगी। तो इसको लेकर के जो है लोगों में बहुत संशय है, जबकि सरकार की ओर से कई बार बताया गया है ऐसा नहीं होगा और इतना आसान नहीं है, कई पैरामीटर्स हैं उनके बाद ही ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये मगर एक संशय है लोगों के मन में, तो एक उसको लेकर के है कि भाई ज़मीन जो है कहीं मेरी ज़मीन चली ना जाए। और ज़मीन जब किसी की ज़मीन आज जो जोत रहा है और बहुत दिनों से उस पे अपना घर बना के रह रहा है, वो ज़मीन को यूँ ही नहीं गँवाएगा। तो उसको लेकर के एक तनाव की स्थिति निश्चित रूप से वहाँ पे बन रही है गाँव में, अगर नीचे स्तर पे आप देखेंगे, तो ये बन रही है। मगर अब सरकार इसको सरकार की ओर से भी प्रयास किया जा रहा है, कई शिविर लगाए जा रहे हैं, लोगों को भ्रांतियाँ जो हैं, जो भ्रम जो फैल रहा है, उन सब चीज़ों को दूर करने का प्रयास हो रहा है। ये अभी क्योंकि 20 अगस्त से ही शुरू हुआ है और अभी हम लोग सरकार भी ये चाह रही है, सोच रही है, देख रही है कि
इसका कितना असर होता है, तो बहुत ज़्यादा ही इस पे रिएक्शन होगा, बहुत ज़्यादा लोग दिक्कत होगी, क्योंकि गलत भी बहुत सारा काम शुरू हो गए हैं। अब लोगों को जबकि सरकार ने की ओर से कहा गया है कि आप स्व घोषणा आप दे दीजिए, आपको कोई ज़रूरत नहीं है बाकी और दस्तावेज अभी देने का, जब सर्वे होगा उस समय देंगे। मगर अभी से ही लोग वंशावली बनाने और कई कागज़ात जो हैं, वो बनाने के लिए अन्य लोगों के पास जा रहे हैं, अधिकारियों के पास, कर्मचारियों के पास जा रहे हैं और मोटी-मोटी रकम दे रहे हैं। तो ये सब जो है उसका सरकार, क्योंकि सरकार ये काम करा रही है, तो सरकार पैसा लोगों की जेब से निकल कर के अगर भ्रष्टाचार के रूप में चला जा रहा है, निकल जा रहा है, तो गुस्सा तो सरकार के लोगों का निकलेगा। तो ये एक सरकार के मन में भी डर ये बन रही है कि भई कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ये काम कुछ और कराने जा रहे थे, कहीं कुछ और मेरे लिए नुकसान ना हो जाए। तो अभी उस स्तर पे विचार-विमर्श चल रहा है, अभी देखते हैं कि क्या निर्णय होता है। पर अभी तक सर्वे का काम जो है, जो प्राथमिक जो जो कुछ काम थे, वो अभी शुरू हो गए, वो कर रहे हैं। अभी कब से शुरू होगा ये पता नहीं है। नहीं, 20 अगस्त से शुरू हो चुका है बिहार में। अच्छा, शुरू हो चुका है। अच्छा शिवाजी जी, एक चीज़ बताएं कि चरण है, पहला चरण अभी चल रहा है। चुनाव तो अब 1 साल बच गया है और चुनाव की तैयारियां भी पॉलिटिकल पार्टीज ने शुरू कर दी होंगी बिहार में, क्योंकि और जगह पे तो 1 साल पहले से कमर कस लेते हैं लोग। तो बिहार में इस बार मुद्दे क्या होंगे, क्योंकि धीरे धीरे बातें उठने लगती हैं। ऐसा देखिए, मेन मुद्दे और इलेक्टोरल इश्यूज जो होती हैं वो धीरे धीरे पनपता है और पकता है चुनाव के कुछ महीने पहले, बट चुनाव के 1 साल से ही ये बातें शुरू हो जाती हैं कि कहाँ कौन पलटेगा कौन जाएगा। ये सारी चीज़ें तो आपने बता दी। मुद्दों पे खास करके राजनीति, बिहार आज की तारीख में भी एक पिछड़ा प्रांत देखा जाता है। ना बिजनेस है वहाँ, ना इंडस्ट्रीज डेवलप कर पाई। एग्रो हो सकता था, वो भी कोशिश नहीं रही। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी बहुत पीछे है। कहाँ है बिहार आपके हिसाब से? बिहार आज कहाँ स्टैंड करता है? बिहार तो सच में बहुत, अभी भी लाख कोशिशों के बावजूद नीतीश कुमार ने बहुत प्रयास किया और काम भी बहुत हुए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। पर बिहार आज के समय में बहुत पीछे है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहाँ तक मुद्दों की बात है, मुद्दे तो ये लोकसभा चुनाव के समय या जिस समय से तेजस्वी इस गठबंधन से जब अलग हुए, तो उस समय ही एक तरह से उन्होंने मुद्दा सेट कर दिया है कि बेरोजगारी को मुख्य मुद्दा बनाएंगे। और बेरोजगार, क्योंकि उन्होंने वो अपने छोटे से, जब इस बार जब छोटा कार्यकाल जो इनका रहा, दूसरी बार जो नीतीश कुमार के साथ मुख्यमंत्री के तौर पर, तो इन्होंने अपने काम के जरिए नहीं, आप कहिए कि एक संयोग रहा कि नीतीश कुमार भी लोगों को रोजगार देने में बढ़ चढ़ करके, और उसका क्रेडिट जो है वो तेजस्वी ने लेना शुरू कर दिया था। और वो इस चीज़ को अभी भी बना रहे हैं कि मैंने 17 महीने में जो काम किया और लोगों को नौकरी दी, वो हम ही दे सकते हैं, दूसरा कोई नहीं दे सकता है। नीतीश कुमार तो इसके लिए तैयार ही नहीं थे। तो इस तरह की बात वो करके बेरोजगारी, क्योंकि बेरोजगारी तो हमेशा मुद्दा रहा है, गरीबी हमेशा से मुद्दा रहा है, वो गरीबी आज भी वो मुद्दा है, और इस चुनाव में पहले भी रहा है और इस चुनाव में भी रहेगा। तो गरीबी, बेरोजगारी को मुख्य मुद्दा इन लोग विपक्ष की ओर से बनाया जाएगा, जिसका इन लोगों की तरफ से प्रयास है कि इसका काट जो है वो ये है, इन लोग दे रहे हैं कि भाई नीतीश के नेतृत्व में ये सब कुछ हुआ है, काम जो है बेरोजगारी के लिए, लोगों को रोजगार देने का काम जो है वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुआ है। तो इस तरह से मुख्य मुद्दा तो अभी फिलहाल यही लगता है। देखिए, बिहार में अगर कहा जाए तो मुख्यमंत्री पिछले 20, 30, 25 सालों में देखा जाए, 40 साल, तो 2 ही मुख्यमंत्री चेहरे एक दूसरे के खिलाफ खड़े नजर आए और काफ़ी दिनों तक उन्होंने बिहार की गद्दी भी संभाल रखी थी। अगर हमें आकलन करना हो, लालू जी, नीतीश जी, क्योंकि यही 2 आज की तारीख में धुरी हैं। भारतीय जनता पार्टी तो सपोर्ट पे है, कांग्रेस भी सपोर्ट कर रही है, दोनों गठबंधन खेल रहे हैं। उनको भी अपनी राजनीति समझ में नहीं आ रही है, जैसा मुझे लगता है। ये बेहतर आप बताएंगे। तो लालू जी और नीतीश जी के दौर में, दोनों दौर आपने देखा है, आपको एक जर्नलिस्ट के तौर पे या उस तौर पे जो एक मीडियम है,
आम व्यूअर्स, बिहार में रहने वाले लोग और प्रशासन और सिस्टम, आपको क्या लगता है कहाँ बदलाव आया या सेम है सिस्टम? बदलाव आया है। दोनों के कार्यकाल को अगर आप देखें, लालू और नीतीश जी के कार्यकाल को, तो दोनों का अलग-अलग उनकी ताकत रही है। लालू प्रसाद यादव ने सामाजिक न्याय और को बहुत मजबूती दी यहाँ पे, और ऐसे तबके की आवाज़ बने जिनकी आवाज़ कोई सुनता नहीं। तो इस तरह से वो एक गरीब की आवाज़ बने, वंचितों की आवाज़ बने, और उनका मेन फ़ोकस जो रहा वो पूरी अपनी राजनीति में इन्हीं पे रहा, और वो शायद इसके कारण उनका ध्यान जो है वो और बाकी चीज़ों पे नहीं गया, विकास के कार्यों पे नहीं गया। इसलिए वो चरवाहा विद्यालय और इन सब चीज़ों तक ही रह गए, और जो कि फ्लॉप हो गया अगर आप देखेंगे तो। मगर नीतीश कुमार ने राजनीति लगभग वही सामाजिक न्याय की राजनीति की। वो जो है, पर ये एक इंजीनियर जो है वो किस तरह से सोशल इंजीनियरिंग कर सकता है उसको उन्होंने किया। आप देखेंगे तो पंचायत में आरक्षण दे करके वो गरीब जो वंचित वर्ग थे, जो अति पिछड़ा इनको ताकत दिया, और फिर आप देखेंगे महिलाओं को इसमें आरक्षण मिला। तो ऐसे और कई विकास के कार्य आप यूनिवर्सिटीज़ में आप देखिए, चाणक्य यूनिवर्सिटी है, चंद्रगुप्त लॉ यूनिवर्सिटी है, इस तरह से चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी और चंद्रगुप्त मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी है। इस तरह से और भी कई कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ और को इन्होंने बनाया, जो शिक्षा के क्षेत्र में आप देखेंगे, स्वास्थ्य में के क्षेत्र में भी बहुत काम हुआ। तो इनका फोकस तो दोनों तरफ था रहा है। अगर इसको कोई अन्यथा ये न लेने, क्योंकि आजकल तो पत्रकार को एक न एक किसी खेमे में बांध दिया जाता है, तो किसी की तारीफ करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है पत्रकारों के लिए। पर एक तटस्थ विश्लेषक के रूप में अगर आप विश्लेषण कीजिए, तो आप देखेंगे कि नीतीश कुमार के कार्यकाल में काम बहुत हुआ है, और इसकी सराहना बिहार के लोग करते हैं और हर जगह पे हो रही है। आप देखेंगे एक समय था, अब आप भी बिहार में रहे हैं बहुत दिनों तक, तो एक समय देखे होंगे कि देखते थे हम लोग कि नक्सल जो मूवमेंट का क्या हाल था, और नक्सलियों का हर दिन मतलब हम बिहार में कोई ऐसा दिन नहीं होता था जब कोई नरसंहार नहीं होता था। जेल ब्रेक जैसा जहानाबाद जेल ब्रेक जैसा कांड हो चुका है। तो एक सब वो बुरा दौर था बिहार का, बहुत बुरा दौर था। और उसके बाद आप देखेंगे तो वही बिहार शासन में नीतीश कुमार आए, वो सब कहाँ खत्म हो गया सब। तो दूसरी बात, आप हम लोग जब उग्रवाद प्रभावित इलाके में चुनाव के समय में दौरा करते थे, तो इमामगंज वगैरह जो इलाका जो है आपका उस बिहार का, गया और औरंगाबाद, जहानाबाद के कई इलाके जहाँ पे बिहार पुलिस जा नहीं पाती थी, और केंद्रीय रिजर्व पुलिस उन लोगों को लगाया जाता था, केंद्रीय बलों को लगाया जाता था, और शाम के बाद उनका भी घूमना एक रिस्ट्रिक्टेड था, वो नहीं जा सकते थे। आज आप देखेंगे कि हम इस लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, जब लोकसभा चुनाव का फर्स्ट फेज का चुनाव था, और संयोग से उसी दिन मैं पटना से गया जा रहा था ट्रेन से, और जब पटना गया स्टेशन पे जब उतरा, तो लड़कियों की भीड़ जो हाथ में राइफल लिए हुई थी, पूरा जन सैलाब, एकदम लग रहा था कि पूरा स्टेशन जो है भरा हुआ है। तो हम पूछे, भाई ये कहाँ जा रही हैं लड़कियाँ? ये मालूम हुआ कि ये लड़कियाँ जो हैं ये जा रही थी बांके बाजार, इमामगंज के इलाके में, औरंगाबाद के इलाके में जाके चुनाव कराने जा रही थी, और वहाँ शांतिपूर्वक चुनाव हुआ। ये बहुत बड़ी बात थी, और ये लोग इस चीज़ को महसूस करते हैं, और लोग कहते हैं कि भाई ये पहले संभव नहीं था, ये तो इसी शासन में संभव हुआ। तो आप किसी इस तरह से इग्नोर नहीं किया जा सकता नीतीश कुमार के कार्यकाल को। हाँ, ये 2010 के बाद आप ये कहेंगे कि 2010 के बाद जो इनको जिस तरह का मैंडेट मिला था, और बढ़िया काम करना चाहिए था, और कुछ हो सकता था। पर उसके बाद ये, क्योंकि ताकत जब मिलती है ना, बहुत ज़्यादा ताकत मिल जाती है, तो लोग थोड़े निरंकुश हो जाते हैं, और उनका शासन पे से ध्यान हट जाता है, और कुछ या अपनी बड़ी छवि बन जाती है, तो लोग अपने आप को आज के दौर में भगवान भी अपने आप को मानने लगते हैं लोग। वो समझते हैं, पॉलिटिशियन की बात तो मैं कर रहा हूँ। तो वो हुआ कि उसके बाद
निश्चित रूप से कहीं न कहीं मन में कुछ आया, जिसके कारण रिश्ते जो हैं धीरे-धीरे जो आप देखेंगे 2013 में लोकसभा चुनाव के पहले जो रिश्ता टूटा, ये सिर्फ़ इसलिए हुआ कि लोगों को लगा लोगों ने बताया और नीतीश कुमार को लगा कि हम जो है प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। और ये रिश्ता वो 2010 के चुनाव का जो रिज़ल्ट था, वो उनको इस ओर ले गया कि अब वो विकास पुरुष बन गए हैं और वो जो है प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया और उसके बाद धीरे-धीरे देखेंगे तो बिहार की स्थिति जो है खराब हुई। उसके बाद जो गठबंधन की सरकार स्थिर नहीं रही, कई मुख्यमंत्री बदलते रहे, सरकार अस्थिर सरकार में विकास के कामों पे असर पड़ा। पर उसके बावजूद अगर देखेंगे तो बिहार में काम हुआ है, मगर जिस गति से 10 के बाद होना चाहिए था, वो गति थोड़ी धीमी ज़रूर है। बहुत-बहुत धन्यवाद शिवाजी जी आपका कि आपने इतने विस्तार से बिहार की राजनीति हमारे व्यूअर्स को पिक्चराइज़ किया और सबसे बड़ी बात कि आपने इन दोनों मुख्यमंत्रियों को, एक को सामाजिक न्याय पुरुष और एक को विकास पुरुष के तौर पे प्रेजेंट करके एक बैलेंस्ड बातें करी हैं। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बिहार पे हम चर्चा करते रहेंगे और उम्मीद करता हूँ कि फिर अपने व्यूअर्स को आपसे रूबरू कराएंगे। जी नमस्कार, धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।